नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हमारा भारत किस कदर विकसित हो रहा है। जिस प्रकार से हमारा भारत विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे ही हमारा देश 2047 तक विकसित हो चुका होगा। उस भारत की प्रतिभा के बारे में हम आज जानेंगे। हाल ही में जो 2025 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसमें आर्थिक विज्ञान में, इकोनॉमिकल साइंस में उन पुरस्कार विजेताओं के द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार भारत की यात्रा रही है। प्रतिभा पलायन से लेके प्रतिभा प्राप्ति तक की यात्रा का सफर हम तय करेंगे। आखिर कैसे हमने ये हासिल किया है, इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत प्रतिभावान देश है और प्रतिभाओं की हमारे अंदर कमी नहीं है। प्रतिभा और विकास की जिज्ञासा हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर और देखते हैं इस यात्रा का सफर कैसा रहने वाला है। चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, आर्थिक क्षेत्र में हमने अपने आप को एक विश्व के 4th पायदान पर हासिल किया था। कुछ समय पहले खबर आई थी कि हम दुनिया की तीसरी महा अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, और ये तभी संभव हो पाया है जब हम आर्थिक विकास के स्तर को उस लेवल तक उठा सके हैं जिस लेवल तक हम सोच रहे हैं, और उससे भी ऊपर पहुंचाने की हमारी क्षमता है। और हम इसे एक दिन विश्व के स्तर पर पहले पायदान पर ले जाकर के खड़ा करेंगे, जब दुनिया का कोई और राष्ट्र नहीं होगा, सिर्फ एक ही राष्ट्र होगा, वो होगा भारत। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर्थिक विज्ञान के जो शोधकर्ता हैं और जो विजेता है, पुरस्कार विजेता, उन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास जो है, हमारा इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, उसके नवाचार और टेक्नोलॉजी नवीनीकरण के लिए से ये चीज़ें उपजती हैं, ये जन्म लेती हैं। साथ ही प्रगति जो देती है इस चीज़ को, जो प्रगति की गति प्रदान करती है, जो विकास की गति प्रदान करती है, उसको एक नया और पुराने स्थान को यहाँ पर तब्दील होते हुए देखा जाता है। जैसे कोई पुराना स्थान है, उसको बनाने के लिए नया उसकी जगह जब लेगा तो उसका नवीकरण, ये उसको रिन्यूएबल किया जाएगा। तो ये समय का नियम रहा है कि पुराने की जगह हमेशा नया लेता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यह अंतर्दृष्टि भारत को वर्तमान विकासात्मक मोड पर ला करके खड़ा करती है, जो उसके डेवलपमेंट के सभी मार्गों को प्रशस्त कर देती है। क्योंकि वो जो प्रतिभा है, जो प्रदाता है, उसको सृजक बनाने की ओर अग्रसर करती है। क्या आप अपनी प्रतिभा को इतना उकेर दें, इतना उसको सृजक बना दें कि शिखर पर आपका नाम हो। फिर अगर मैं बात करता हूं तो विकसित भारत 2047 का हमारा लक्ष्य है केवल इंजीनियर या वैज्ञानिकों को तैयार करने पर आधारित नहीं है। भाई 2047 का जो हमारा लक्ष्य है वो इंजीनियर और वैज्ञानिकों को ही तैयार करने पर आधारित नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में बौद्धिक प्रतिभा को बनाए रखने, उसको पोषित करने और पुनर्आकर्षित करने पर भी निर्भर करेगा। हम अपनी मेंटेलिटी जो लेवल है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने का काम भी करेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूं भारत को अपने विकासात्मक भविष्य के लिए नवाचार प्रतिभा प्रतिधारण को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए, इसके ऊपर यह सवाल उठता है। दीर्घकालिक विकास के मूल चालक के रूप में नवाचार आर्थिक इतिहास, जो कि 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सतत समृद्धि निरंतर समाज नवाचार और तकनीकी नवीकरण से आती है। जो सस्टेनेबल तरक्की है, जो विकास की जो दर है, वो नवाचार यानी कि नए तरीके से रिन्यूएबल कल्चरल से ये चीज़ें जन्म लेती हैं। केवल पूंजी से नहीं लेती, केवल पैसे से नहीं लेती, और इसके साथ साथ श्रम भी लगता है। भारत के लिए जो कारक हैं, जो आधारित विकास से ज्ञान आधारित विकास की ओर संक्रमण के लिए आवश्यक हो जाते हैं, वो जरूरी है।
जो हमें उस चीज़ का ज्ञान है, उस चीज़ को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक है। एक रणनीतिक संसाधन के रूप में मानव पूंजी, जो कि 21वीं सदी में बौद्धिक प्रतिभा राष्ट्रीय शक्ति के सच्चे स्रोत के रूप में प्राकृतिक संसाधनों से प्रतिस्पर्धा कर रही है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम सब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कुशल पेशेवर को बनाए रखना और वैज्ञानिक इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों जो नई शुरुआत करने वाले हैं उनको हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। भारत की जो आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक जो कुंजी है उसको बनाए रखने का ये काम कर रही है। हमारी जो इकोनॉमिकल और जो धरातलीय राजनीतिकता है उसकी कुंजी को बनाए रखने का काम कर रही है। आखिर कैसे हम प्रतिभा के केंद्र बने हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वैश्विक नवाचार अंतराल को पटना। हालांकि भारत दुनिया का प्रतिभा आपूर्ति करता है, लेकिन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 एक बात कहता है, उसमें हमारी रैंक जो है वो 38वीं आई है, जबकि हम पूरे विश्व का आपूर्ति करता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी 38वीं रैंक है वो बौद्धिक क्षमता, घरेलू नवाचार में बदलने की जो आवश्यकता है उसको दर्शाती है। अनुसंसाधन या अनुसंधान जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो डेवलपमेंट में जो अपनी प्रतिधारणा और एक प्रकार से पुनर्निवेश के जो री इन्वेस्टमेंट के बिना भारत का जो बुद्धि का उत्पादक और विचारों का जो उपभोक्ता है, जो हमारी मेंटेलिटी है, उसका प्रोसीजर जो है प्रोड्यूस जो हो रही है, उसके अलावा जो हमारी आइडियोलॉजी जो बन रही है उसका जोखिम हम उठाते हैं, उसके रिस्क को उठाते हैं, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। साथ ही उभरती प्रौद्योगिकी की जो मांग है उसको पूरा करना, जो बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड को हम पूरा कर पा रहे हैं, तो विकास की प्रतिभा को दर्शा रहे हैं, तभी तो विश्व हमारा लोहा मांगता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अर्धचालकों में वैश्विक दौड़ आर्थिक पदानुक्रम की जो को परिभाषित करेगी। विकसित भारत 2047 सहित भारत के विकास लक्ष्य इन उभरते क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता और प्रतिभा पाइपलाइनों के निर्माण पर भी निर्भर करेगा। इन सभी क्षेत्रों में हम अपने आप को चमका लेंगे। साथ ही आगे अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिभा पलायन को रोकना सबसे बड़ी बात है। हमारे देश से बड़े बड़े प्रतिभावान जो हैं वो अन्य देश में चले जाते हैं। उस प्रतिभा पलायन को रोकने में हम कामयाब हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। तभी सजग हो रहा है भारत, तभी विकसित हो रहा है भारत। अगर मैं बात करता हूं इस प्रतिभा पलायन को रोकने की, तो समावेशी विकास, जो इन्फ्लेटेशन का जो विकास है हमारा, वो सुनिश्चित करना है। विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में जो उच्च कुशल युवाओं का जाना है, जो भारत के जनसंख्यिकी लाभांश को कमजोर करता है। जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बौद्धिक क्षमता वाले युवा हैं, जो दूसरे देशों में चल जाते हैं, जो हमारी युवा शक्ति के लाभांश को कम कर देता है। साथ ही देश में अवसरों और विश्व स्तरीय अनुसंधानों वातावरणों को बढ़ावा देकर भारत ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसके सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क घरेलू नवाचार, रोजगार सृजन और समान विकास में योगदान दे सकते हैं। हम विश्व की शिक्षा को यहीं पे अगर मान्यता दे देते हैं तो हमारे वालों को जरूरत पड़ेगी नहीं उधर जाने की सीखने के लिए या उधर कार्य क्षेत्र में जाने की। हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि हमारे ही देश में हमारी ही बुद्धि काम आ सकती है और हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं प्रतिभा पलायन की लागत को उल्टना, उच्च कुशल पेशेवरों का पलायन एक बड़े राष्ट्रीय नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। जो हाई स्किल्ड पर्सन्स हैं जो पलायन कर जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि देश उनकी शिक्षा की लागत वहन करता है। अब वो हमारे देश से सीख के जा रहे हैं, हमारे ही देश की लागत से वो वहन कर रहे हैं, तो नुकसान हमें उठाना पड़ेगा ना। साथ ही अगर मैं बात करता हूं, जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके नवाचार कर और योगदान का लाभ भी उठाती हैं। कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाएं, कुछ इकोनॉमिकल चीजें हैं जो उनका लाभ उठाती भी हैं, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह है, ये चीजें उनका लाभ उठाने का काम करती हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो गुणक प्रभाव को उत्प्रेरित करना, गुणक प्रभाव को उत्प्रेरित करने में भारत आकर या कहीं रहकर एक शीर्ष स्तरीय वैज्ञानिक या उद्यमी एक शोध प्रयोगशाला का
गहन तकनीकी स्टार्टअप अगर मैं बात करूं तो उससे एक स्थापित किया जा सकता है, उसको अच्छे से एक स्टार्टअप के रूप में स्थापित करेंगे, जिससे सैकड़ों नौकरियां पैदा होंगी जो वो लोग भारत आकर के जब ऐसा करेंगे तो, क्योंकि उनकी बुद्धि का प्रयोग इस तरीके से हो सकता है। साथ ही अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी, ताकि वो भी जागरूक होकर के इस मार्ग में आगे बढ़े। साथ ही एक मैं बात करूं तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, कंप्लीटली इकोसिस्टम का निर्माण भी इससे होगा। ठीक है। भारत की प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति तक की यात्रा में कौन कौन सी बाधाएं और चुनौतियां बनी रही हैं, जो इस प्रतिभा पलायन से और प्रतिभा प्राप्ति तक की जो यात्रा रही है उसमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तो उसमें हमने सबसे पहले सामना करना पड़ा अपर्याप्त उच्च स्तरीय अनुसंधान अवसर का। उसमें बड़े पैमाने पर जो आकांक्षा पूर्ण, जो हमारी इच्छाओं के पूर्ण जो मून शॉट रहा है, परियोजनाएं जो हमारी रही हैं, एक समर्पित एआई मिशन जो हमारा रहा, राष्ट्रीय जीनोमिक्स पहल जो रही हमारी, जो जीनोमिक्स पहल रही, उसके तहत अकादमिक और जो सार्वजनिक संस्थान जो रहे हैं उसमें विश्व स्तरीय अनुसंधान बुनियादी ढांचे की कमी रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रही। प्रतिभाशाली दिमागों को चुनौती देने के लिए और बनाए रखने में विफलता हासिल हमने की थी, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। गैर प्रतिभा शैक्षणिक और व्यावसायिक परिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। अनुदान में नौकरशाही बाधाएं, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में सीमित स्वायत्तता, वरिष्ठ संकाय पदों की कमी जैसे मुद्दे विदेश में आकर्षक और सुव्यवस्थित अवसरों की तुलना में शैक्षणिक कैरियर को कम आकर्षक बनाते हैं। ये चुनौतीपूर्ण हमारी यात्रा रही, जिससे लोगों ने पलायन किया। पलायन लेकिन फिर बाद में हम प्राप्ति भी करेंगे। जीवन की गुणवत्ता में कमी और जो प्रणालीगत अक्षमताएं रही हैं, जो जीवन में जो गुणवत्ता की कमी रही और कुछ प्रणालीगत सिस्टमैटिक तरीके से जो अक्षमताएं रही, जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं रही, वो नुकसानदायक हमारे लिए रही है। काम से परे कारक जो हमारे हैं, जैसे शहरी भीड़भाड़, प्रदूषण, दैनिक जीवन में नौकरशाह की लाल फिताशाही, घरेलू प्रतिभा को बनाए रखना और वैश्विक पेशेवरों को भारत में वापस आकर्षित करने में महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में कार्य किया है। पोल्यूशन वगैरह भी बहुत भारी मात्रा में हमारे रहा है, ज़्यादातर भीड़ भाड़ रही है, मेट्रो सिटीज़ को आप देख सकते हो। तो ये भी एक प्रकार से मैं कहूँ जो घरेलू प्रतिभा हमारी है उसको बनाए रखने के लिए, जो वैश्विक पेशेवर को भारत वापसी पर आकर्षित कर सकें, ये भी अवरोध उत्पन्न करता है उन चीज़ों में। दूसरा यार, एक हमारे यहाँ लाल फिताशाही जैसे नौकरशाही जो चीज़ें हैं उनकी लालसा जो रही है, हमें तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये भी एक लालसाएं लोगों को दूर लेके जाती है कि यार जिस देश में सभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हों, प्राइवेटाइजेशन की ओर देख ही ना रहे हों, या एक प्रकार से अपनी प्रतिभाओं को समझ ना पा रहे हों, तो उस देश में वो लोग नहीं रहते, वो पलायन करके चले जाते हैं, जो उच्च स्तरीय बुद्धि वाले लोग हमारे देश में हैं वो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भारत में स्पष्ट प्रोत्साहन जो रहा या समन्वित राष्ट्रीय रणनीति का जो अभाव रहा, चीन के 1000 प्रतिभा कार्यक्रम के विपरीत भारत में स्पष्ट प्रोत्साहन, फास्ट ट्रैक तंत्र और प्रतिभा, अगर मैं बात करूं प्रतिधारण और आकर्षण को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए एकल जवाबदेह एजेंसी के साथ एकीकृत उच्च प्रोफाइल राष्ट्रीय मिशन का अभाव हमें देखने को मिला। जो हाई प्रोफाइल जो नेशनल मिशन हमें शुरू करने चाहिए उसका हमें नुकसान मिला। चीन ने हालांकि एक हजार प्रतिभा कार्यक्रम चलाया था, लेकिन उसके विपरीत हमने इन चीज़ों की शुरुआत की, प्रबंधित किया, लेकिन फिर भी हम सक्सेस नहीं हो पाए थे इस चीज़ में। वापस लौटने वाले के लिए जो आवर्जन और विनियामक बाधाएं हैं, जब वापस भारत आता है उसके लिए बहुत सारे बाधाएं हैं जिससे वो वहीं रहने की कोशिश करता है। इसलिए विदेशी जीवन साथियों के लिए जटिल वीजा प्रक्रिया है, कठोर वीजा प्रक्रिया भारत की रही है। वैश्विक आय से संबंधित, कर संबंधी समस्याएं, भाई तुम विदेश से कमा के लाए हो, टैक्स दो, ये चीज़ें हैं, वो समस्याएं हैं। कुछ अस्पष्टताएं हैं, कुछ कम्युनिकेटेड रिस्किल्स हैं, वो चीज़ें हैं। कार्यक्रमों का जो अभाव रहा है, भारत लौटने पर विचार कर रहे प्रवासी समुदाय जो हैं उनके लिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है जो नुकसान
करती हैं, जो हमारे लिए एक चैलेंज उत्पन्न करती है इस चीज में। भारत में नवाचार और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल सरकार ने शुरू की है। आखिर वो पहल क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। संकल्प योजना, औथ प्लानिंग की है, तेजस कौशल परियोजना लागू की है, आदर्श कौशल ऋण योजना लागू की है, कौशल भारत मिशन योजना लागू की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की है, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना लागू की है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम योजना लागू की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी लागू की है। ये सारी चीजें हैं जो एक सरकारी पहल को दर्शाती हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं भारत की बौद्धिक प्रतिभा को राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में बनाए रखने और उसका लाभ उठाने के लिए कौन से रणनीतिक सूत्रधारों की आवश्यकता है, इसको बेनिफिशियल बनाने के लिए, इस प्रतिभा को प्राप्ति में बदलने के लिए, इस पलायन को प्राप्ति में बदलने के लिए कौन से रणनीतिक सूत्रधारों की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहला हमारे पास है भारत टैलेंट अलायंस, बीटीए। उस बीटीए की स्थापना हम करें और प्रधानमंत्री कार्यालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मामले की अगर मैं बात करूं, उस मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, तो एक उच्च शक्तिशाली जो वैधानिक निकाय का गठन किया जाए और केंद्रीय तंत्रिका केंद्र के रूप में, सेंट्रल सिस्टम के रूप में एक ये कार्य करे। साथ ही विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय, जितने भी ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंश्योर किया जाए, समन्वित किया जाए और उसको उन सभी को स्थापित किया जाए, जिससे एक लक्ष्य निर्धारित होगा और प्रतिभा संबंधी जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सभी को सही तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए, वेल अरेंज किया जाए, तब ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। दूसरा, दोहरा आयामी जो प्रोत्साहन है, ढांचा जो है उसको लागू करना। भारत स्टे जो लचीला दीर्घकालिक अनुसंधान है, रिसर्च हैं, अनुदान प्रदान है, आकर्षक शैक्षणिक उद्योग हैं, मिश्रित कैरियर जो है, तथा स्नातकों को बनाए रखने के लिए जो हाई क्वालिटी वाले जो लाइफ लेवल हैं, जो जीवन स्तर हैं, उनको प्रमुख बनाने वाले जो महत्वपूर्ण गलियारे हैं उनको डेवलप करना। इंपॉर्टेंट जो वेज हैं, पाथ हैं, उनको इंपॉर्टेंट तरीके से व्यवस्थित कर देना इस चीज के लिए एक रणनीतिक तरीका साबित हो सकता है। भारत वापसी, उस पलायन को हम प्राप्ति में बदलने के लिए लोगों की भारत वापसी कर सकते हैं। जैसे वैश्विक भारतीय प्रतिभाएं हैं, लाइक एज मैं कुछ उदाहरण दूं तो सबसे बड़ा उदाहरण सुंदर पिचाई मान लो। हम उनको भारत वापसी के लिए बोल दें और भारत वापसी कैसे करवाएं, जैसे कुछ प्रतिभाएं हैं उनको सुगम वापसी और यूनिटाइजेशन के लिए त्वरित वीजा, उनके वीजा के लिए ज्यादा झोलमेल ना रखा जाए, तेज वीजा प्रक्रिया लागू की जाए, जटिल ना बनाई जाए, आसान बना दी जाए। साथ ही वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं की जब सुगम वापसी के लिए यह प्रक्रिया सही हो जाती है तो दूसरी है फिर कर प्रोत्साहन, टैक्स जोन से एक तरीके से जटिल तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है, उसको आसान बनाया जाए। साथ ही जीवन साथी के लिए सुनिश्चित नियुक्ति, अब वहां शादी कर ली है तो उसके लिए सही तरीके से नियुक्तियां की जाए। कोई बात नहीं है भाई, तुम ले आओ भारत में, हम सही तरीके से आपको एक एनआरआई के रूप में नियुक्त करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। उसके लिए सही तरीके से एक जटिल प्रोसेस ना करके सामान्य प्रोसेस कर दिया जाए और जो समर्पित पुनः कौशल विकास है उसको एक तरीके से जो डेवलपमेंट है, उनकी जो स्किल्स हैं उनको एक अच्छा मंच प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है। उसके अलावा आकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट जो हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका शुभारंभ करके उभरते क्षेत्रों में, जैसे राष्ट्रीय एआई मिशन है, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता है, 3-4 बड़े पैमाने की का जो मिशन है, मोड राष्ट्रीय परियोजनाओं की पहचान है, उन्हें वित्त पोषित करके, साथ ही चुंबकीय केंद्र बिंदु के रूप में काम करके और मैग्नेटिक पॉइंट्स के रूप में काम करके, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर एक दूसरे को कलेक्टिवली रूप से लेके चलना ही एक भारत और अखंड भारत और विकसित भारत का सपना पूरा कर सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो वैश्विक मानकों को टक्कर देने वाले चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करें ताकि भाई जो विश्व स्तर के जो ट्रेड्स हैं उनको और टेक्नोलॉजी है उसको भी टक्कर हम दे सकते हैं। मजबूत सार्वजनिक निजी उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना, पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए बेहतर
क्रेडिट, सह वित्त पोषण के माध्यम के निजी क्षेत्र में लाइक एज प्राइवेट जोन्स हैं, उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, या फिर मैं कहूँ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन किया जा सकता है। रिसर्च सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स और बाजार अनुप्रयोग के बीच की जो खाई है उसको अलग करने के लिए विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्पन्न अनुसंधान के अंदर रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जाए, उद्योग जगत को प्रोत्साहित किया जा सके, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को भी प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, जो रिसर्च और बाजार के बीच में जो एक खाई है ना, उसको पाटने के लिए, उसको भरने के लिए ये काम किए जा सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो समग्र प्रतिभा परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दें, जो कलेक्टिवली इकोसिस्टम है, जो टैलेंट है, उसको बढ़ावा देना। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों आईआईटी, आईआईसीआर आदि जो भी वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक स्वायत्तता और जो है उसको वित्त पोषित कर सकते हैं। साथ ही शहरी प्रशासन जीवन यापन में आसानी और कार्य जीवन संतुलन में सुधार के लिए प्रणालीगत एक सिस्टमेटिक तरीके से सुधार लागू किया जा सकता है, जिससे भारत एक अधिक आकर्षक दीर्घकालिक गंतव्य बन सकता है। नवाचार गलियारे और गहन प्रौद्योगिकी परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो है, भाई गहन परिस्थितिकी तंत्र का हम निर्माण कर सकते हैं। बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, हरियाणा का गुड़गांव हो गया, एनसीआर हो गया, दिल्ली हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें ये चीज़ें आगे विशेष केंद्र विकसित किया जा सकता है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं में स्टार्टअप किया जा सकता है, रिसर्च वर्कशॉप जो है उनमें स्टार्टअप किए जा सकते हैं। वैश्विक निवेशकों को जीवन शैली के अनुकूल बुनियादी ढांचे जो हैं उनके साथ एक यूनिटाइजेशन किया जा सकता है, एकीकृत उनको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। नवाचार शक्ति की नई मुद्रा जो है वो भारत का भविष्य का जो विकास है लोगों की प्रतिभा पर निर्भर करेगा, जो लोगों का टैलेंट है उस पर डिपेंड करेगा। 2025 के नोबेल पुरस्कारों की अंतर्दृष्टि में याद दिलाती है कि स्थायी प्रगति रचनात्मक नवीकरण से गुजरती है, न कि केवल विस्तार से। वो न्यू तरीके से उसको रचा जा सकता है, उसके कंपोजिशन से वो गुजरती है, ना कि मैं कहूं केवल उसके एक्सपेंशन से, उसके विस्तार से नहीं गुजरती। एक राष्ट्रीय मिशन जो बुद्धिमत्ता को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में महत्व देता है और भारत को वैश्विक नवाचार व्यवस्था में अग्रणी बना सकता है, उसको प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति में बदल सकता है। किसी राष्ट्र की जो असली संपत्ति है वो है खादानों या बाजारों से नहीं, बल्कि उनके दिमागों में निहित होती है, जो उनके भाग्य को आकार देती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कहानी है हमारे प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति की यात्रा की। भाई हमारी जो विकास की कहानी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो हमारे खादानों या बाजारों में नहीं पनपता, वो हमारी बुद्धि में पनपता है। इसी से हमारा विकास होता है। हमारी प्रतिभा ही हमारे विकास का एक नाम है। भारत की प्रतिभा ही उसको विकसित राह पर लेकर के जा सकती है और हमारी प्रतिभा ही हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दे सकती है। एक राष्ट्रीय मिशन है जो बुद्धिमत्ता का, वो पुनर्संयोजन में हम इसको बदल सकते हैं, तो वो है प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति का पुनर्संयोजन। इसमें हम बदल सकते हैं। किसके तहत? राष्ट्रीय मिशन बुद्धिमत्ता के तहत। रणनीतिक संसाधनों के रूप में इसको बदला जा सकता है और हम अपने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कहानी थी भारत के प्रतिभा दोहन की, प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति की यात्रा की। तो इसी प्रकार की न्यूज, इसी प्रकार के फैक्ट्स जानने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज के समाचार से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।